देखो, हमने कल उस एक डायग्राम से क्या क्या देखा। उस एक डायग्राम हमने सीखा। हाँ एक पहला अगर बात करें जेड स्कीम, ये हमने समझी। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन परिवहन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम या तंत्र, प्रकाशीय जल अपघटन, ये हमने देखा। और एक चौथा हमने देखा इसमें रसोपरासरणी परिकल्पना। ठीक है। फिर हमने फॉस्फोरिलेशन और फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात। ठीक। तो ये दो प्रकार का बता रखा है इसमें एनसीईआरटी में, चक्रीय व अचक्रीय। तो पहले हेडिंग लगाओ बेटा, अचक्रीय फोटो फॉस्फोरिलेशन। इसे दो भागों में बांटा इन्होंने, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन और चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। लिखो बेटा, अचक्रीय में लिखो, जब दोनों फोटो सिस्टम जब दोनों फोटो सिस्टम एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, जिसमें पीएस सेकंड पहले पीएस सेकंड पहले वह पीएस फर्स्ट दूसरे क्रम में कार्य करे, तो यह प्रक्रिया अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट, या अगला पॉइंट, इसमें एटीपी तथा एनएडीपीएच, इसमें एटीपी तथा एनएडीपीएच दोनों का संश्लेषण होता है। इसमें एटीपी तथा एनएडीपीएच दोनों का संश्लेषण होता है। अगला लिखो, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसमें लिखो, इसमें केवल पीएस फर्स्ट इसमें केवल पीएस फर्स्ट क्रियाशील होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें केवल एटीपी का संश्लेषण होता है। इसमें केवल एटीपी का संश्लेषण होता है। एनएडीपीएच
का नहीं। ठीक है, ये एनएडीपीएच की फुल फॉर्म लिख लो भाई। एटीपी का तो पता ही ना आपको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एनएडीपीएच का लिखो, निकोटिन, निकोटिन एमाइड, एमाइड एडिनिन, निन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। क्या हो गया इसका? याद रहेगा, NADPH, इसकी फुल फॉर्म लिखाई है मैंने आपको, निकोटिन एमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, आगे फॉस्फेट हाइड्रोजन। तो याद रखना, कई बार पूछी जा सकती है, पूछी भी गई है छोटे छोटे एक आधे नंबर में कि इसका विस्तारित रूप लिखिए, तो इसका विस्तारित रूप आप याद रखोगे, निकोटिन एमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्या हटा रहे हो? हाँ तो एच, एच हट गया लाली, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, हमने एच हटा दिया। अब देखो आगे है, हम बात करेंगे, एनसेट ने आपके हेडिंग दे रखी है बेटा कि एटीपी तथा एनएडीपीएच का कहाँ उपयोग होता है। अब आप बताओगे मेरे को कहाँ होता है? एनसीईआरटी माता हमसे पूछ रही है कि एनएडीपीएच और एटीपी का कहाँ उपयोग होता है, जो अभी हमने बनाया है। प्रकाशिक अभिक्रिया में तो बन गया है वो। हो गया, उनसे तो बना है वो। अरे याद करो, मैंने नहीं आपको, देखो डायग्राम बनाया होगा एक, भूलते बहुत जल्दी हो। प्रकाशिक, हाँ ये एटीपी एनएडीपी जो बना, वो कहाँ बन रहा है? यहाँ बन गया, कहाँ काम आ रहा है? अप्रकाशिक अभिक्रिया में, ये बता रखा आप, ये जो यहाँ पे बनता है और ये बन के यहाँ काम आता है ग्लूकोज ऑक्सीजन बनाने में, जो कहाँ, प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक। मैंने कहा भी था, इसका नाम अप्रकाशिक है, साहब ऐसे मत समझना ये अंधेरे में होते हैं, ये इस उत्पाद पे निर्भर करती है, प्रकाशिक अभिक्रिया
के बने हुए उत्पाद पर निर्भर करती है अप्रकाशिक अभिक्रिया, जो साथ में चलती है। ठीक है ना। हम्म तो ये एनसीईआरटी हमसे पूछ रही है कि एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ काम आते हैं, क्या होता है, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में यूज होता है। तो हमारे सीधा डायरेक्ट आप हेडिंग लगाओ अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, जगह दो हेडिंग अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें जो उत्पाद बना वो हम काम में लेंगे। तो हम ये जो हमसे पूछा जा रहा है वो लाइन हम यही लिख सकते हैं। इसमें एटीपी तथा एनएडीपीएच का उपयोग होता है। क्लियर। एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग कहाँ होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक। इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे बेटा। इसमें C3 तथा C4 चक्रों का अध्ययन करेंगे। C3 और C4 चक्रों का अध्ययन करेंगे। किसमें होगा वो, अप्रकाशिक अप्रकाशिक अभिक्रिया में हम दो चक्कर पढ़ेंगे, C3 और C4। ठीक है ना। इस C3 को दूर एक नाम है, अच्छा वो वही लिखा देंगे आप। ठीक। और इसका उत्पाद क्या बन जाएगा, अभी बताया आपको स्लाइड ऑन करके। हाँ, इसका उत्पाद हमारे पास रहेगा C6H12O6 फोटो और साथ में जल ऊर्जा। ठीक। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज उत्पाद, ऑक्सीजन सह उत्पाद। और कल हमने पढ़ा था ऑक्सीजन कहाँ से आई, ये ऑक्सीजन कहाँ से निकली थी, जल का प्रकाशीय अपघटन होता है वहां से निकली। नोट करो इसको, फिर हम C3 साइक्लेट
हेडिंग लगाओ, C3 चक्र। इसका दूसरा नाम केल्विन चक्र। C3 चक्र, दूसरा नाम केल्विन चक्र। हम्म। ठीक है। अब केल्विन चक्कर क्यों पड़ा, तो इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम, इसका प्रतिपादन मेल्विन केल्विन, मेल्विन मेल्विन केल्विन ने किया। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, केल्विन चक्र। इन्होंने इसमें क्या पता किया, इन्होंने इसमें शैवाल में कार्बन 14, शैवाल में कार्बन 14, अब ये आइसोटोप समझता नहीं होते हैं, हम कहते हैं रेडियो एक्टिव। बता भी रखा है, हम क्या कहते हैं उसको, रेडियो एक्टिव। तो इन्होंने शैवाल में कार्बन 14 जो क्या है रेडियो एक्टिव, से प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया। शैवालों में किया, ध्यान रखना, इसमें किया। हाँ, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 से प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया। ठीक है, और CO2 यौगिकीकरण, मतलब पहली बार उस कार्बन को कौन ग्रहण करता है, प्राथमिक ग्राही CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन है वो बताया। मतलब CO2 यौगिकीकरण का पता लगाया, यौगिकीकरण का पता लगाया, और ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया बताई, जिसे कहते हैं जैव संश्लेषण पथ। क्या कहते हैं, हाँ, कि ग्लूकोज कैसे बना, तो इन्होंने जैव संश्लेषण पथ की खोज की। इन्होंने मेल्विन केल्विन ने, इस इसे C3 चक्कर या केल्विन चक्कर कहते हैं। अब C3 चक्कर क्यों कहते हैं, इसका प्राथमिक इसका प्राथमिक स्थायी उत्पाद, इसका प्राथमिक स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला, पूरा लिख लो, 3 कार्बन वाला कौन है, PGA, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की फुल फॉर्म लिख दें अपन साइड में। हम्म, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, वाला कार्बन वाला PGA होता है, इसलिए इसको C3 चक्कर भी, इसलिए इसे C3 चक्कर भी कहते हैं। आई क्या बात समझ में, भाई इसका नाम कैसे पड़ा, C3C4, सॉरी केल्विन। देने वाला कौन था, खुद साइंटिस्ट था मेल्विन केल्विन, तो उसके नाम से जाना गया। उसने से क्या किया, तो केल्विन ने शैवालों में रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का उपयोग करते हुए प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया, और बताया कि CO2 का यौगीकरण कैसे और कहाँ होता है।
ठीक है, इसको ग्रहण करने वाला प्राथमिक जो यौगिक है वो कौन सा है? ठीक है, जैव संश्लेषण पथ यानी ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया बताई। और इसे C3 क्यों कहते हैं? इसका प्राथमिक स्थायी उत्पाद जो बनता है पहला, वो होता है 3 कार्बन वाला, इसलिए इसको बोला गया C3 चक्र। नोट करो इसको बेटा। अब देखो C3 साइकिल, यहाँ पे एक यौगिक है बेटा जिसका नाम है RUBP। क्या नाम है इसका? हाँ, राइबोलेज विस फॉस्फेट। इस पे दो फॉस्फेट, एक तो पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है और एक पांचवें कार्बन पे जुड़ा हुआ है। कैसे? जैसे मान लो 1, 2, 3, 4 और 5, 5 कार्बन वाला ये यौगिक है। तो एक तो इससे यहाँ 1 नंबर पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और एक
5 नंबर पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो इसका पूरा नाम क्या आता है? राइबोलोप्लेज विस, विस मतलब 2 फॉस्फेट। आगे बात समझ, राइबोलेट विस फॉस्फेट। लिखेंगे कैसे इसको? 1,5, ये पूरा नाम ये आगे आ जाएगा। ठीक है, ये आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, पढ़ते हो ना भाई? यहाँ पे इसका आगे आ जाएगा 1,5 डेस राइबोलेट विस फॉस्फेट। 1 का मतलब 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और 5 कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ये होता है बेटा RuBp। ठीक है, 5 कार्बन वाला, कितने कार्बन वाला? 5 कार्बन वाला। ठीक, अब यहाँ से वातावरण से क्या आ रही है बेटा? CO2 आ रही है। वातावरण से क्या आ रही है? CO2 आ रही है। CO2, साथ में पानी की मात्रा भी रहती है। ठीक, लेकिन हमें CO2 को देखना है। CO2 आके किस में मिलता है? RuBp। तो इसका मतलब CO2 पहले कौन ग्रहण कर रहा है? RuBp ग्रहण कर रहा है। आपने दे भी रखा होगा प्राथमिक ग्राही। ठीक है, तो पहला कौन है? इसे हम क्या बोलेंगे? CO2 का प्राथमिक ग्राही। CO2 का प्राथमिक ग्राही। ठीक है, अब ये कार्बन कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। 5 पहले इसमें थे, तो इधर भी आ गए। इस अभी के इसको क्रिया को बोला गया कार्बोक्सिलेशन। क्या बोला गया? इसे कहा गया कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, यौगिकीकरण, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इसमें क्या जुड़ रहा है? CO2 जुड़ रहा है। ठीक, यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है। यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है रूबिस्को। क्या नाम है? रूबिस्को। ये एक एंजाइम में, ध्यान रखना। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन। ठीक है, रूबिस्को। रूबिस्को की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? राइबोलेज विस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज। लिखूंगे इधर? रूबिस्को। इसके फुल फॉर्म क्या ध्यान रखोगे आप? राइबोलेज विस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हम देखा ना कि पहला 3 कार्बन वाला स्थायी उत्पाद बनता है, वो यहाँ पे बन, और दो दो अणु बनते हैं। कितने अणु? 2 अणु क्योंकि कार्बन 6 करने हैं हमें, तो इसको बैलेंस रखना है एंड तक। तो यहाँ पे हमारे पास 3PGA। अभी क्या प्रॉब्लम लिखा है इसकी? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास पहला स्थायी उत्पाद। 3 कार्बन वाला। कितने अणु बने? 2 अणु। 2 अणु बने, तो एक में 3, 2 में कितने हो गए? एक में 3 तो 2 में 6 हो गए ना कार्बन। तो पहला ये बन गया। ठीक, अगला स्टेप यहाँ पे होता है, जिसे बोला गया अपचयन। क्या कहा गया? अपचयन कहा गया साहब, ये भी रखा है इसमें। यहाँ पे ATP और NADPH का खर्चा होता है साहब। ATP और NADPH का खर्चा होता है। ATP किस में बदलेगी?
खर्चा होने का मतलब क्या होता है? जो एटीपी है वो यहाँ पे खर्चा होगा, और एटीपी कन्वर्ट होगी किसमें? ए डी पी। मतलब एक फॉस्फेटाइन चला गया, एक फॉस्फेटाइन चला गया, तो एटीपी से एलडीपी, और एक एनएडीपीएच का खर्चा हो जाता है यहाँ पे, NADPH, इसमें कन्वर्ट हो गया NADP। आ रहा है ना समझ में कि प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ काम आते हैं? अप्रकाशिक अभिक्रिया में, यहाँ काम आ रहे हैं ना। एटीपी खर्च हो रहा है, एनएडीपीएच खर्च हो रहा है। बोलो। हाँ, ठीक है, तो ये इसका दूसरा वो था, जिसे कहते हैं अपचयन। और यहाँ पे क्या बना? इसमें बना, अगला बात करें, कौन अगला जो बना, वो भी क्या बना? CPGA। लेकिन इस बार इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि एसिड बाद में किस में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड में। आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, एल्डिहाइड बाद में चेंज होता है एल्कोहल में। आ रही बात समझ में? तो एसिड यहाँ से किस में चेंज हुआ है? एल्डिहाइड में। तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे, इसकी फुल फॉर्म लिखा दूं इधर, या यहीं लिख दो इसकी, ध्यान में रहे। थ्री फॉस्फोग्लीसरेल्डिहाइड। ठीक है, वही बन रहे दो दो अणु। कितने अणु बन रहे? दो अणु ये थे, दो अणु ये बनेंगे। अब हर बार यहां से बाहर क्या जाएगा? यहां से बाहर जाएगा एक कार्बन। ये यहाँ पे क्या देगा हर बार? यहाँ कार्बन देगा बेटा हर बार। एक कार्बन यहाँ देगा, अभी यहाँ देगा, तो कार्बन तो दे दिया ग्लूकोज बनाने के लिए। अब कितने कार्बन बच गए बताओ? पांच बच गए वापस। तो वापस क्या होगा? वापस होगा साहब पुनरुद्ध भवन। वापस क्या होगा? रीजनरेशन, मतलब जो जहां से शुरुआत हुई थी वही वापस बन जाता है। पुनरुद्ध भवन का मतलब जहां से जो शुरुआत हुई थी वही वापस बन जाता है। यहाँ पे तीसरा स्टेप होता है पुनरुद्ध भवन। कौन सा? और यहाँ पे एक एटीपी का और खर्चा होता है साहब, एक एटीपी यहाँ पे और खर्च हो जाती है। वापस पांच कार्बन रह गए। तो ये एक बार चला। अब हम कहते हैं सर अब बस बन गया ग्लूकोज। अरे ग्लूकोज में छह कार्बन होते हैं। ग्लूकोज के फॉर्मूले में कितने कार्बन है? C6 लिखते हैं हम। कहाँ से आए सर? तो ये चक्कर कितनी बार चलता है? छह बार कितनी बार चलता है? हाँ, ये ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ बीच में। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली क्या बनेगी? शर्करा। क्या बन जाएगी? जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। ये तो मैं बनाना था, ये बनाना था ना बस। ये था हमारा C3 साइकिल। अब इसे कैलकुलेशन देखें तो अंदर बाहर क्या क्या हुआ? तो छह CO2 अंदर से काम आए, छह CO2 अंदर काम आए, एक और दो एटीपी खर्च हुए एक चक्कर में, तो छह चक्कर में कितने हुए? 12 हो गए ना, छह कैसे हो गए? एक चक्कर में दो एटीपी, तो छह चक्कर में कितने? ठीक है, और एनएडीपी कितने खर्च हुए? हम्म, दो दो है क्या?
एक, दो और तीन। हाँ, दो अणु की आवश्यकता है। अरे यार, दो एटीपी का चुके ना, दो अणु है तो। वैसे देख लो ना, कितने अणु बने इसके, दो अणु बने, तो एटीपी के अणु कितने होंगे यहाँ पे। हाँ, ये ध्यान रखना भाई। एक होने दे जो होगी। योर बैटरी इज रनिंग लो। कहाँ चार्जर कहाँ है इसका, उनको बोल क्या। तो यहाँ पे दो अणु एटीपी और दो ही अणु एनएडीपीएच। ठीक है। तो अगर इसकी हम कैलकुलेशन करें, जैसे एनसीईआरटी ने कर रखी है, C3 साइकिल में क्या क्या हुआ। तो C3 साइकिल में एक तो अंदर और एक बाहर। अंदर आपको पता ही है, 6 CO2। ठीक है। और ये दो और तीन, तीन हो गए एक चक्कर में, तो छह में कितने हो गए, एक में तीन तो छह में छह, 18। क्या कर रहे हो रे ऐसे, 18 ATP और दो NADPH एक चक्कर में, तो छह चक्कर में 12, 12 NADPH। ठीक। बाहर क्या आया, बाहर आया एक ग्लूकोज, 18 ADP, 12 NADP। ये इसका कैलकुलेशन रहा। आगे बात समझ में, कर लो, नोट कर लो, वो सब भी नोट कर लो।